Good morning, students. We are going to start our lesson, and this will be the last part going to be finished of our half-yearly courses. So जैसे मैंने कोर्स में दिया था up to 9 सेकेंड बुक जो है फर्स्ट बुक सेकेंड बुक पूरी है आपकी, बस ओमिटेड जो लेसन है वो नहीं है, बाकी सारा कोर्स आएगा, आपको पढ़ना है और टाइम बहुत कम है. सो पेज नंबर 248 से हम स्टार्ट करें बियॉन्ड द फ्रंटियर्स. अब हम फ्रंटियर्स मतलब अपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर, या हम ये कहेंगे कि अकबर के साम्राज्य के बाहर उनका कैसा रिश्ता था और वो किस तरीके से अपने आप को प्रतिबिंबित करते थे, दिखाते थे, या उनका जो सत्ता जो किस तरह से देखी और नवाजी जाती थी. Then writers of the chronicle list many high-sounding titles assuming by the Mughal emperors. अगर हम देखें तो वैसे भी दरबार में हमने जब पढ़ा था कि बहुत सारे टाइटल्स बोले जाते थे. राजा के नाम से पहले कई सारे उनके जो टाइटल्स बोले जाते थे, तो वो जो टाइटल है वो अपने आप में ये दिखाते थे कि उनकी भव्यता, उनकी जो रिचनेस या उनका ग्लोरी of ruling जो है वो दिखाते थे. This include the general title such as Shahanshah, that is the king of king, or specific title assumed by the individual king upon the ascending the throne, such as Jahangir, that is world Caesar, then Shah Jahan, that is king of the world. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के सब टाइटल और टाइटल उन्होंने आइडेंटिफाइड किए थे अपने नाम के साथ, ताकि जब उनका टाइटल कोई सुने तो उन्हें पता चले कि ये कितने बड़े रूलिंग सिस्टम से ज्वाइंट है या इनकी डायनेस्टी कैसे कितनी भव्य है. The chronicles often drew on these titles that their meaning to relate the calms of the Mughal emperor to the uncontested territories and political control. अगर हम देखें तो ये चीजें जो इतिहासकार ये टाइटल वगैरह बनाते थे और देते थे, उसका मुख्य मुद्दा ये होता था कि मुगल साम्राज्य अपने आसपास के साम्राज्य में से कितना बड़ा है, कितनी शांति है और कितना उनका पावर होल्ड है उसके ऊपर. देन ये मतलब डिक्लेयर कर देता था अपने आप से. Yet the same contemporary histories provide account of the diplomatic relation, the conflict with the neighboring political powers. These reflect some tension and the political rivals arising from the competing regional interest. अगर हम देखें तो यहीं पर कई बार हम ये भी देखते हैं कि इतिहासकार ये भी बयान करते हैं कि उनके देश की शांति या उनके देश की टेरिटरीज की खुशहाली वगैरह तो दिखाई देती, परंतु कई बार ये भी दिखाई देता है कि राजनीतिक पावर के तहत पड़ोस में या आसपास के इलाकों में किस प्रकार का जो कह सकते हैं राजनीतिक तंत्र उनका चल रहा था, किस प्रकार से आसपास के इलाके के साथ उनकी मुठभेड़ या उनकी राइवल्टी झड़प होती थी, एक दूसरे के साथ विरोध जो था वो देखा जाता था. तो ये सारी चीज जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर देखने में आती है. अब हम चलते हैं कंधार वाले इलाके में. कंधार जो था वो सफेद वो इलाका था जिसे हम कह सकते मुगल बड़ा पसंद करते थे, तो कंधार बीच में आ जाता था. यहाँ पर हम देखेंगे सफेद एंड कंधार, इनके बीच में क्या रिलेशंस रहे. द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द मुगल किंग्स एंड द neighboring country of the Iran and Turan hidden on the control of the frontiers defined by the Hindu Kush mountain and spread Afghan from the region of Iran to Central Asia. जैसे आप पहले भी देख चुके कि ईरान या सफेद वाला इलाका जो है वो हर समय को प्रिय रहा, परंतु प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी बीच में. एक तरफ हिंदू कुश का पहाड़ आ गया था, दूसरा ईरान और तुरानी वाले इलाके आ गए थे, जो अफगान से भी होके जाने का रास्ता इनको नहीं है और डायरेक्ट ऐसे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है. इनको दूसरे देशों से होकर ही वहां पहुंचना पड़ेगा. कहाँ पे? इनको ईरान जाना है. तो इस कारण से इनके बीच में ये एक तनाव रहता था कि ये इलाके अगर हमारे पास आ जाए तो हम इजीली कहाँ से जुड़ जाएंगे? अपने पुराने इलाके से जुड़ जाएंगे. Then all the conquerors who sought to make their way
पैसेज टू द नॉर्थ इंडिया, अगर कोई भी इंडिया में आना चाहता था तो उसको हिंदू कुश नॉर्थ जो हिमालय के साइड में अफगान के जो ईस्टर्न जोन में है उसको क्रॉस करके ही भारत में आना है। तो वो जो है मेन इलाका रहा है इनको सुरक्षा गार्ड के रूप में कि कोई हमारे देश में ना आ सके, मुगल्स में ना घुस सके। साथ ही मुगल्स को भी अगर जाना है तो उनको दूसरे देशों में से होकर कहाँ जाना पड़ेगा, ईरान में जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए एक रास्ता बनाने की जरूरत थी। A contest aim of the Mughal policy was to ward off the pattern dragged by controlling the strategical outspot, notable Kabul and Kandahar। यही कारण था काबुल और कंधार में बार बार मुगल एम्पायर जो है वो क्या करते थे, युद्ध करते थे ताकि वहां से उनको एक रास्ता मिल जाए और वो रास्ता जो है डॉटेड मीन्स वो एरिया जो है वो किससे जोड़ सकते हैं, ईरान से जोड़ सकते हैं। देन कंधार वाज द बोन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द सफीद्स एंड द मुगल। सफीद इन्हीं के सफीद में से निकले हुए मुगल्स थे तो उनको उनसे जोड़ चाहिए थी। तो अल्टीमेटली अपनों से जुड़ने का वो जो डिमांड थी, इसी कारण से कंधार पीछे पड़ रहा था और कंधार में से बार बार होके जाना, ये लुट जाना, यहाँ पे वहां पे से लोगों को लूट लेना, व्यापारियों को मारना, ये सारी चीजें जो है मुगल एम्पायर को सहनी पड़ती थी। The fortress town had initially been in the process of the Humayun conquest in 1595 by Akbar, while the Safavids court written diplomatic relations with the Mughal। अगर हम देखें तो 1595 में हुमायूं ने इसे जीता था, परंतु दोस्ताना रिश्ते और अच्छे रिश्ते वापस से बनाए गए और उससे क्या हो गया, सफाविद्स और मुगल्स के बीच में अच्छा जो रिश्ता कायम रहा। इट कंटिन्यू टू स्टेक द काम टू द कंधार, और इससे कंधार भी दबा रहा और चुप रहा। देन इन 1613 जहांगीर स्पेंट द डिप्लोमेटिक envoy to the court of the Shah Abbas to plead the Mughal cases and retaining the Kandahar, but the mission failed. In the winter 1622, the Persian army beset Kandahar. The ill-prepared Mughal grandsons were defeated and to surrender the fortress and the city to the Safavids। अगर हम देखें तो जहांगीर ने ये ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे दोनों गले मिल रहे हैं और नीचे आप देखें तो शेर और बकरी साथ में बैठी हुई है। उसे एक सपना देखा, इस तरह का सपना बनाया कि हम लोग जो है भाईचारे के साथ रहेंगे, परंतु तो ऐसा नहीं हुआ। शाह अब्बास जो थे उन्होंने इस तरह की बात को बाद में कुछ प्रॉब्लम्स, इनके डिस्प्यूट्स हुए और डिस्प्यूट्स के तहत अगर हम देखें तो पर्शियन आर्मी ने 1622 में युद्ध कर लिया और युद्ध करके क्या क्या मुगल के जो सैनिक अपॉइंटेड जो लोग थे वहां पे उनको हरा के वो किला ले लिया और जमीन जो है सफाविद्स को दे दी। सो अगर यहाँ पर देखें तो ये राजनीतिक झड़पें और राजनीतिक लैंड डिमांड और रिलेशन मेंटेन करने का काम जो है मुगल्स के साथ चलता रहा। खास तौर से ये लोग जो है ईरान से जो है कनेक्टेड रहना चाहते थे। इसके अलावा एक और जगह था जिससे ये लोग कनेक्टेड रहना चाहते थे मुगल, जिसका वर्णन हम कई बार देख चुके हैं, ऑटमन एम्पायर। ऑटमन एम्पायर मक्का मदीना पर राज्य करने वाले खलीफेट्स होते थे, तो उधर से इनका जोड़ बहुत देखा गया और यहाँ तक कि बहुत बेशकीमती उनको क्या कहते हैं नजराने भी भेजे जाते थे मुगल एम्पायर्स की ओर से। The relation between the Mughal and the Ottoman was marked by the concern to ensure free movement of the merchants and the pilgrims in the territory under the Ottoman control। ऑटमन राजा के कंट्रोल में आने वाले इलाके में से स्वतंत्र रूप से आराम से बिना किसी दहशत के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो पिलग्रिमेज जाते हैं, हजी जाते हैं, वो लोग आए, वो जाए, वो अपना व्यापार करना चाहते तो वो भी करें। इसकी सहूलियत चाहते थे कौन? मुगल्स चाहते थे, और जो ऑटमन से उनकी दरखास्त रहती थी कि आप ये अवेलेबल करें। Then this was especially true for the Hijaz, the part of the Ottoman Arabia where the important pilgrimage center
of Makkah and Medina was located. The Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting the valuable merchandise to the Aden and the Mocha, both Red Sea ports, and distributing the proceeds of the sale and charity to the keepers of the shrine and the religious man here. अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर जो है वो एडन और मोखा ये दो शिपयार्ड्स हैं, यानी कि दो बंदरगाह हैं जो कि रेड सी में है। वहाँ पे भारी मात्रा में धन संपत्ति गिफ्ट भेजा करते थे जो उन लोगों के लिए जो कि मक्का और मदीना जाते हैं या वहाँ होते हैं। इसके साथ ही व्यापार का काम भी होता था, दोनों देशों के बीच में व्यापार करने के लिए। तो ये जब वहाँ जाता था तो वहाँ पे जो शिरीन्स हैं और वहाँ पे जो लोग धर्मी लोग काम कर रहे हैं, धर्म वाले, उनके लिए भेजे जाने के लिए नजराने होते थे। अगर हम देखें तो ये जो है इस तरीके से चल रहे थे। When Aurangzeb discovered the cases of the misproportion of the funds sent to Arabia, he favored their distribution in the India, which he thought was as much a house of the god as Makkah. परंतु यहाँ पर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक माइंडसेट देखने में आता है जो कि औरंगजेब ने जब देखा कि मक्का और अरेबिया में बड़े पैमाने में धन जाता है जितने की जरूरत है नहीं, तो उसने ये सोचा कि वो सारा धन, वो सारी संपत्ति भारत के जो मुसलमान है उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मक्का मदीना खुदा का घर है वैसे ही भारत भी खुदा का घर है और वहां पर भी क्या है, अल्लाह की बरकत होती है। तो यही एक अलग सा, अब जब भी हम औरंगजेब को देखते हैं ये एक ट्विस्टेड माइंडसेट दिखाई देता, कभी कभी लगता है ऑर्थोडॉक्स है और कभी कभी लगता है नहीं वो जब है, वो अच्छी तरह से सोचते थे और चीज को करते थे और उनकी सोच का कुछ कह नहीं सकते। नाउ अब जो है मुगल एम्पायर्स के अंदर अंग्रेज आ रहे हैं, तो हम देखेंगे यूरोपियंस जो है वो आते हैं हमारे मुगल कोर्ट के अंदर। सो वी विल सी द यूरोपियन रिसीव द नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द counts of Jesuit missionaries, travelers, merchants, and diplomats. The Jesuit account are early impressions of the Mughal court ever recorded by the यूरोपियन राइटर। अगर आप देखें तो सबसे पहले यूरोपियों को भारत के बारे में या भारत के जो मुगल एम्परर्स के बारे में जूसिट मिशनरीज के द्वारा पता चला है। जूसिट मिशनरी भारत में आते थे यात्रा करके, और ये जो है अगर हम देखें तो कुछ मर्चेंट्स होते थे, कुछ डिप्लोमेट्स होते थे और कुछ जो जानना चाहते थे यहाँ क्या, उन्होंने मुगल कोर्ट के बारे में लिखा और उसके अंदर यूरोपियन राइटर्स के अंदर मुगल कोर्ट का वर्णन दिखाई देता है। अगर हम देखें तो 15वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज सबसे पहले कहाँ आए, मुगल कोर्ट में यानी कि इंडिया में आए। उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए क्रिश्चियन जो मिशनरीज या सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया। ये सोसाइटी ऑफ जीसस को जेsuits कहा जाता था और ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ईसाई धर्म, ईसाई मत का प्रोपगेशन करने के लिए आए हैं ऐसे बोलते थे। परंतु 16वीं सेंचुरी में चीजें बदली। अब ये क्रिश्चियन जो जेsuits थे, इनके अलावा और लोग आए जो कि व्यापार और यहाँ पर क्या करना चाहते थे, अपना एम्पायर बिल्ड आउट करना चाहते थे, अपना सत्ता बनाना चाहते थे यहाँ पे। देन अकबर जो था उन्हें धर्म के बारे में बहुत इंटरेस्ट था, धर्म के बारे में सीखना पसंद करते थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना, उन्होंने विशेष रूप से गोवा में जो लोग जेsuits रहते थे, जो धर्म प्रचारक थे, उनको बुलवाया और पहली बार अंडरलाइन करने, पहली बार मुगल कोर्ट में जो जेsuits आए थे वो 1580 में आए थे फतेहपुर सीकरी में और 2 साल तक वहां रहे। अकबर के साथ, उलमा लोगों के साथ उन्होंने कई बार बातचीत की, वार्तालाप की, अपने धर्म के बारे में बोला, उनके धर्म के बारे में सुना बिना लड़े झगड़े, और आपस में जो है जो उनके समझ में आया उन्होंने बातचीत की इसके बारे में। Then 2 more missionaries were sent to मुगल कोर्ट। इसके अलावा 2 और मिशनरी जो है मुगल कोर्ट लाहौर में 1591 और 1595 के अंदर दौरान भेजे गए।
ये जीसस जो थे वो पर्सनल जो रिलीजन के बारे में बोलते थे और वो अपने धर्म के बारे में वो प्रकाशित करते थे चीजों को। Then at the public assembly, the Jesus were assigned places. अगर हम देखें तो पब्लिक इलाकों में उनको जगह मिलने लगी और वो जो है राजा के नजदीक जो वो जगह मिलने लगी बैठने के लिए, वो राजा के साथ यानी शहंशाह के साथ अपना जो कह सकते हैं खुशहाल समय व्यतीत करने लगे, उनके बच्चों के नजदीक पहुंचने लगे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जीसस धीरे धीरे पर्शियन क्रॉनिकल्स के अंदर भी एंटर कर गए, यानी कि मुगल इतिहास के अंदर उनके नाम और उनके वर्क जो है वो एडेड होने लगे। देन यहाँ तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक बड़ी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी अपने आप को स्टैब्लिश करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, पॉलिटिकल रिलेशंस मेंटेन करती है, इक्वली जो फ्रंटियर्स में जो लॉ और रेगुलेशन ऑफ फ्रेंडली और एनिमी दोनों जिसको हैंडल करती है। देन एक बाहर से आया हुआ एक सिस्टम है जीसस का, उसको भी वो क्या करती है, सीखना चाहती, देखना चाहती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं। अब कल हम जो है इसका लास्ट एक ही पेज है, मैं कल इसको कंक्लूड करूंगी, परंतु वापस से कह रही हूँ प्लीज गो थ्रू विद द लेसन, लर्न द पॉइंट्स एंड आंसर। 3-4 बच्चे हैं, मैं उनसे जरूर बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप या तो मुझे कांटेक्ट करें या मेरी बात को समझें, क्योंकि जब भी मैं फोन करती हूँ आप लोग नहीं बात करते। सो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है जब तक आप मेरे से बात नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।